हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण कैसे किया जाता है ये पढ़ रहे थे। इस क्रम में हमने परिमाणात्मक विधियां जो हैं, क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको उसकी जो गुणात्मक विधियां हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, रिजर्व बैंक जो है वो साख के प्रयोग, वितरण तथा दिशा को प्रभावित करने के लिए गुणात्मक विधियों को अपनाता है। और जो ये गुणात्मक विधियां होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य साख के विभिन्न उपयोगों पर निर्धारित प्राथमिकताओं व लक्ष्यों के अनुकूल नियंत्रण करना होता है। ये इनका मेन काम होता है। अब देखिए, जो रिजर्व बैंक है वो समय समय पर कौन कौन सी गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियों को अपनाता है। उनके क्रम में जो पहला जो बिंदु है वो है चयनित अथवा प्रवर्त्य साख नियंत्रण, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण, चयन, सेलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, चॉइस कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 36(1)(a) यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार देती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकिंग कंपनियों को या किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन के लिए, विशिष्ट श्रेणी के लेन देन के लिए या किसी लेन देन में सावधानी बरतने का निर्देश दे सकता है। और ऐसा निर्देश देने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों किसी बैंकिंग कंपनी को कहे कि आपको इस लेन देन में सावधानी रखनी है या आपको ये लेन देन नहीं करना है? क्यों कहे? क्योंकि आवश्यक खाद्यान्न, कच्चे माल, इनके सट्टे, इनके संग्रह, मुनाफाखोरी, इनके लिए साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आदेश दे सकती है। दूसरा, ये जो कच्चे माल और आवश्यक खाद्यान्न है, इनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए या जो मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं उनको प्रभावशाली बनाने के लिए इस विधि को पूरक विधि के रूप में लागू करने के लिए, इन चीजों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अपना सकता है। किसी भी बैंक को ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप इसका लेन देन मत करिए, या करिए तो आपको ये सावधानियां बरतनी हैं। अब जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं उसके कई फॉर्म्स होते हैं, कई रूप होते हैं। उनमें देखिए कौन कौन से जो उसके फॉर्म्स होते हैं उनमें मैं आपको मुख्य बताता हूं। जैसे पहला बिंदु आप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न कटौती की दरें। तो रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की भिन्न भिन्न दरें अपनाता है। यदि उसे साख की मात्रा में वृद्धि करनी है तो वो विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की दर नीची कर देगा, और यदि साख को हतोत्साहित करना है, यानी साख में कमी लानी है, तो जो दर है वो ऊंची रखी जाती है या ये सुविधा को ही स्थगित कर दिया जाता है। तो ये बात हुई भिन्न भिन्न कटौती दर की। अगला बिंदु आप देखिए, पुनर्वित्त सुविधाओं का वापस लेना, यानी विड्रॉल ऑफ रीफाइनेंस फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गंभीर मुद्रास्फीति जन्य दबावों के संदर्भ में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कुछ वस्तुओं पर पुनर्वित्त सुविधा समाप्त कर सकता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रास्फीति को रोकना है, उसे
विशेष क्षेत्र को मुद्रा प्रसार पर उसको नियंत्रण रखना है तो पुनर्वित्त की सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समाप्त की जा सकती है। तीसरा बिंदु देखिए, ऋण जमा अनुपात निश्चित करना, यानी डेप्ट और डिपॉजिट के जो रेशो है उसको फिक्स करना। इसमें आप ये बताएंगे कि कई बार रिजर्व बैंक किसी विशेष क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण और जमा का अनुपात निश्चित करके भी चयनात्मक साख नियंत्रण करता है। इससे साख पर नियंत्रण होता है। उसके बाद चौथा बिंदु है, कतिपय क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध, यानी मुद्रास्फीति दबावों और बैंकों के संसाधनों पर दबावों के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ क्षेत्रों को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे मान लीजिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए जो ऋण है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे क्या होगा, इससे साख की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। अगला बिंदु है मूल्यांतर का निर्धारण। मूल्यांतर का मतलब फिक्सेशन ऑफ मार्जिन। मूल्यांतर के निर्धारण में आपको ये बताना है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक माल की जमानत पर व्यापारियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की सीमा का निर्धारण कर देता है, ताकि जो उपभोग्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि ना हो। ठीक है, मूल्यांतर जितना अधिक होता है व्यापारियों को उतना ही कम ऋण मिलता है। उसके बाद देखिए आयात पूर्व जमा, प्री इंपोर्ट डिपॉजिट। इस विधि का उपयोग आयातों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है कि आयातों में कमी की जाए। इसके तहत आयातक को माल के आयात से पहले ही उसका मूल्य जमा कराने का आदेश दिया जाता है। एक पूर्वानुमति से ऋण, रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट निर्देश देकर पाबंद कर सकता है कि वे उसकी पूर्वानुमति के बिना किसी उद्देश्य विशेष के लिए ऋण नहीं दें। रिजर्व बैंक का अधिकार है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चयनित साख नियंत्रण क्या होता है और उसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं ये अपन ने देखा। जो अगला मूल बिंदु है वो है साख की राशनिंग। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों और व्यवसायों के बीच राशनिंग कर देता है, यानी वितरण कर देता है। भाई टोटल जो क्रेडिट होती है उसको बांट देता है एक तरीके से। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को ये स्पष्ट आदेश दे रखा है कि वो जितने लोन देते हैं अपने, तो उन कुल ऋणों का एक निश्चित भाग अनिवार्यता जो प्राथमिक वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप लोन दीजिए। इसको साख की राशनिंग कहते हैं। एक बिंदु आप और इसमें बता सकते हैं, नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय मतलब साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को नैतिक दबाव के माध्यम से, प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से ये उनको प्रोत्साहित करता है कि भाई हमारी जो साख नियंत्रण की नीति है आप इसका अनुसरण करिए। किसे और कितना ऋण देना है या नहीं देना है इसके बारे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विभिन्न प्रकाशनों, गश्ती पत्रों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, बैंक प्रतिनिधियों की बैठकों आदि के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों से साख नियंत्रण के लिए नैतिक अनुनय करता है। और अंतिम बिंदु है इसका प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। तो आपको नाम से ही ये स्पष्ट लग रहा है ना कि जब वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक ने जो नीति बनाई है किसी भी संबंध में उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उसकी साख नियंत्रण की जो विधियां हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। और इन दिनों आपने प्रत्यक्ष कार्रवाई के कई उदाहरण देखे हैं।
मई 1992 में एक बैंक थी, बैंक ऑफ कराड़, इसको बंद करने का निर्णय कर दिया था और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर भी एक बार प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दिनों आपने यस बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर का एक लीड बैंक था, उसका उदाहरण आपने सुना होगा कि यस बैंक को, हालांकि उसमें किसी भी जो खाता धारक है उसका पैसा नहीं डूबा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसमें भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई लोन देने में। अभी बिल्कुल ताज़ा उदाहरण लक्ष्मी विलास बैंक का है, लेकिन इसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संभाल लिया और डीबीएस जो बैंक है उसके अंदर इसका मर्जर कर दिया और खाता धारकों के हितों को सुरक्षित कर दिया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये आपकी साख नियंत्रण की विधियां हैं, जो दो टाइप की विधियां थी, परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां, मैंने आपको दोनों बताई हैं। अब देखिए, रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण है नीति जो है, ये अप्रभावी है। अप्रभावी होने के कई कारण हैं, उन कारणों को हम विश्लेषण उनका करते हैं। तो देखिए, पहला जो मूल कारण है वो है असंगठित मुद्रा बाजार। हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ मुद्रा बाजार संगठित नहीं है, और जब मुद्रा बाजार संगठित नहीं होगा तो साख नियंत्रण के लिए आप कितने ही कदम उठाइए वो अधिक प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसलिए साख नियंत्रण की सफलता के लिए संगठित और साथ साथ विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है। दूसरा, साख नीति के फेल होने के या अप्रभावी होने का एक मूल कारण है कि साख की विभिन्न किस्में। भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो केवल बैंक की साखों को नियंत्रित करता है, बैंकों को ऑर्डर दे सकता है कि आप इतने प्रतिशत ब्याज करिए, ये बढ़ाइए, ये घटाइए, इसे लोन दीजिए, इसे लोन मत दीजिए। लेकिन हमारे देश में साख की बहुत सारी किस्में होती हैं, केवल बैंक साख नहीं होती। साख का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ उधार से है। अर्थव्यवस्था में केवल लोग बैंक से ही लेन देन नहीं करते, बिना बैंक के भी लोगों का आपस में लेन देन हर चीज को लेके होता रहता है। दूसरा एक बिंदु है विशाल अमौद्रिक क्षेत्र, जो आपका 6 नंबर का बिंदु है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। विशाल अमौद्रिक क्षेत्र यानी वहां पे रुपए पैसे का काम ही नहीं है। आपको गेहूं की जरूरत है, मुझे बाजरे की जरूरत है, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो आज भी ऐसे अमौद्रिक क्षेत्र हमारे देश में विद्यमान है, और वहां कौन साख नीति को समझेगा। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, आप देखिए बिंदु नंबर 3, बैंकिंग परंपराओं का अभाव। विकसित राष्ट्रों की तरह हमारे जो बैंकिंग की परंपराएं हैं वो इतनी सुदृढ़ नहीं हैं, इतनी परिपक्व नहीं हैं, इसलिए भी हमारी साख नीति असफल होती है। दूसरा, साधनों की अपर्याप्तता। केंद्रीय बैंक के पास में वित्तीय साधन है, लेकिन वित्तीय साधन सीमित मात्रा में है, तो वो सीमित मात्रा में ही साख नियंत्रण कर पाता है। फिर है सीमित वैधानिक अधिकार। केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार और व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के अधिकार तो हैं, लेकिन वो वैधानिक अधिकार सीमित मात्रा में प्राप्त हैं, और इस कारण साख नियंत्रण में वो असफल रहते हैं। फिर है मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। इसे आप अलग अलग भी देख सकते हैं कि मुद्रा बाजार पर पूरा नियंत्रण नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और पूंजी बाजार पर भी पूरा नियंत्रण नहीं है। इसके कारण जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साख नियंत्रण नीति बनाई वो पूरी तरह से प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर।